हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध का व्यंजक व्युत्पत्ति किया था और आज हम शुरू कर रहे हैं अगेन इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है दर्पण समीकरण। तो बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर चलेंगे। तो जैसे कि हमारा रूल है, किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक पॉइंट है ना, या यूं कहे कि आपने कभी छोटी क्लासों में पढ़े थे कुछ कंसेप्ट, उनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपका पूरा दिमाग का कंसंट्रेशन है वो पूरा एक मेन जो अभी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर रहे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आपने पढ़ा था कभी छोटी क्लासों में वो है समरूप त्रिभुज का। समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पर समरूप त्रिभुज का। एक मैंने यहाँ पर इमेज आपके लिए बना रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब एक इमेज ये है, इसकी एक और इमेज मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। अगर आप इन दोनों इमेज को देखो यहाँ पर, इमेज नंबर फर्स्ट और ये सेकंड, तो इनमें कोई अंतर नहीं। अंतर ये है कि ये छोटी सी है और ये बड़ी है ना। है तो एक ही यहाँ पर इमेज की मैंने कॉपी की है, ठीक है। तो दिखने में कैसी है, समान। तो इसको हम बोलेंगे, इन दोनों इमेज को बोलेंगे ये आपस में समरूप है, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। इस इमेज की मैंने एक और इमेज निकाली और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको इन्वर्टेड, राइट। तो अब अगेन ये जो इमेज नंबर थर्ड है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये इमेज है, इसको मैंने नाम दे देता हूँ थर्ड इमेज। देखो अगेन ये तीनों वापस दिखने में एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर बस आपने क्या कर दिया, इसको इन्वर्टेड कर दिया। तो अब इन्वर्टेड करने से ऐसा नहीं है आपने इसको उल्टा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि समान नहीं है तो समान ही है। फॉर एग्जांपल आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो हो सकता है, ठीक है। अब आपने उसको उल्टा कर दिया तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी कि कोई पड़ोसी हो जाएगा, आप ही होंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दिखने में समान है यहाँ पर, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं समरूप, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम कंसेप्ट होता है यहाँ पर समरूप त्रिभुज में, जो दिखने में क्या हो, समान हो, ठीक है। आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं यहाँ पर। तो चलो इसको हम एक बार मैथमेटिकली समझ लेते हैं। ये तो मैंने खैर ऐसे व्यवहारिक उदाहरण बताया आपको यहाँ पर। तो खैर तो समरूप त्रिभुज की हम यहाँ पर एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और कुछ बेसिक मैं यहाँ पर वापस आपको रिकॉल करवा लेता हूँ। तो चलो मैथमेटिकली इसको समझते हैं। तो एक मैं त्रिभुज ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। एक समकोण त्रिभुज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये मैंने बना दिया एक समकोण त्रिभुज। दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये अगेन दूसरा त्रिभुज है। अब इसको लेबलिंग कर लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर त्रिभुज ये फर्स्ट नंबर का और ये सेकंड नंबर का है ना, आपस में समरूप है। कैसे, इसको मैथमेटिकली समझते, ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों समकोण त्रिभुज है ना, ये इन्वर्टेड है, उल्टा है यहाँ पर, और ये सीधा है। इसका आकार बड़ा है, इसका छोटा है, लेकिन समरूप ही है। चलो इसको एक बार मैं मैथमेटिकली प्रूव करके बताता हूँ कि समरूप कैसा है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो बी कोण है यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसी तरीके से यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों में एक कोण 90 डिग्री है। सेकेंड यहाँ पर ये दोनों कोण, यहाँ पर इसका ये कोण और इसका ये कोण, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये कोण है सम्मुख कोण। अब ये सम्मुख कोण किसे कहते हैं कि जब दो तिर्यक रेखाएं है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इनके आमने सामने के जो कोण बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनके कारण जो कोण बन रहे हैं आमने सामने ये क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे, ठीक है। और तो अब जब दो त्रिभुजों के दो कोण यहाँ पर बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल ही होना है ना। आप इसे पेन पेपर पर करके देख सकते हैं। ये 90 है या सपोज ये कुछ आप ले लो 45, तो अगेन ये कितना होगा, 45 ही होना है, ठीक है। तो जब दो कोण इक्वल है तो तीनों कोण, यहाँ पर तीसरा बचा हुआ कोण भी क्या होने वाला, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते थे ट्रिपल ए, कोण 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 नियम, है ना। समरूप त्रिभुज जब वहाँ पढ़ते थे, तो जब दो त्रिभुज परस्पर समरूप हो तो एक इनका गुणधर्म होता है कि इनकी जो भुजाओं का जो रेशियो है, भुजाओं का जो अनुपात है वो समानुपाती होता है, नियत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर त्रिभुज
यदि ए बी सी त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है यहाँ पर त्रिभुज सी डी ई के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई मस्ट बी इक्वल टू होगी यहाँ पर भुजा बी सी अपॉन भुजा डी सी, ठीक है। बस इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ तो ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले कि ये कैसे आया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपने 10th क्लास में यहाँ पर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर प्रमेय हुआ करती थी, इसको सिद्ध कीजिए इस तरीके से, ठीक है। हम बस इसका यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन लेंगे इसका। तो ये कंसेप्ट है आपको नेक्स्ट अभी जो हम डेरिवेशन शुरू करने वाले हैं वहाँ पर अप्लाई करने वाला है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म से इनकी भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है या समानुपाती होता है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर कैलकुलेशन से रिलेटेड है। कई आप में से काफ़ी हो सकता है जिनकी वीक हो कैलकुलेशन, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए मैं कुछ जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं सारे क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार से समस्या नहीं हो यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है, एक लेंथ है, एक रेखा है यहाँ पर, और इसकी लंबाई यहाँ पर सपोज हम लेते हैं यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर की एक रेखा मैंने ड्रॉ कर रखी, ठीक है, और इसकी भी मुझे लेंथ दे रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब आपको ये लेंथ ज्ञात करनी है ना, बहुत इजी है, यहाँ पर आपको ए बी फाइंड करनी है। तो आप ए बी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं सर, टोटल ए सी में से अगर आपने बी सी को घटा दिया, टोटल ए से सी तक में से अगर आपने ये बी सी वाला पार्ट घटा दिया तो बचा हुआ क्या आएगा, आपके पास ए बी आएगा। यानी कि कहने का मतलब मैं इस ए बी को ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर ए सी माइनस ए बी, नहीं सॉरी, ए सी माइनस बी सी, ए सी टोटल ए सी में से बी सी घटा दो आप, तो आपके पास बचा हुआ क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात थी, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हमने किया क्या यहाँ पर कि ए बी हमें अज्ञात था और इसे हम ज्ञात भुजाओं के टर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तीसरा अगेन कैलकुलेशन से ही है, आप में से कई जनों को यहाँ पर आता होगा, लेकिन मैं अगेन मैंने कहा कि बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो जब समान चिन्ह की संख्याओं को आप गुणा करते हैं, जैसे -2 -3, अब इनके चिन्ह समान है तो यहाँ पर हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। जैसे 2 × 3 यहाँ पर आएगा 6 और चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। ऐसे अगर आप 2 × 3 करते तो भी क्या आता, प्लस ही आता। अब आप असमान चिन्ह की संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, -2 × 3 करेंगे तो आप माइनस हमेशा 6 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जोड़ में वही होता है यहाँ पर, अगर आप समान चिन्ह को जोड़ेंगे -2 -3 तो जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है और चिन्ह कौन सा आता है, जो दोनों के बीच में होता है। इसी तरीके से विपरीत चिन्ह हो, -2 + 3 यहाँ पर है ना, तो संख्या घट जाएगी और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी वाली संख्या के आगे होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर 1, ठीक है, 3 में से 2 गया 1 और चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस वाला। तो खैर ये छोटी सी कैलकुलेशन है, आपको सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिकॉल कर लिया ताकि कोई किसी भी तरीके से आपका कन्फ्यूज़न नहीं रहे यहाँ पर, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट जो कि अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ पर हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध होता है 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी पॉइंट है, यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। चलो शुरू करते हैं हम अपना डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के मैंने रूल बताए थे फॉर, है ना, कुछ 4 नियम बताए थे यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप्स मैंने बताई थी आपको यहाँ पर कि डायग्राम आपको पता होना चाहिए और साथ में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डेरिवेशन को शुरू करने से पहले, क्योंकि अगर आपको एंड रिजल्ट पता है तो आप इसको देखते देखते बिल्कुल वो डिराइव कर लेंगे। अच्छा नहीं पता होगा तो क्या होगा, देखो नहीं पता होगा तो आपके बहुत सारे डिसएडवांटेज है यहाँ पर कि अगर आपने डेरिवेशन बिल्कुल करेक्ट कर भी लिया तो आप इसको चेक कैसे करेंगे कि वो आपका सही है या गलत है ना, वहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर, अगर ये आपको पता है एंड रिजल्ट आपको याद है यहाँ पर, तो आपके आंकिक प्रश्न हल हो जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स से पूछे जाते हैं, है ना, जो कि हो जाएगा आपका 25% 56 का। और लास्ट जो कि अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, डायरेक्टली कई बार एक नंबर से आधे नंबर से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि दर्पण समीकरण को लिखिए, है ना, दर्पण समीकरण का गणितीय रूप लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको वहाँ पर डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखना होता है।
तो इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने से पहले। तो हम हमेशा स्टेप में वर्क करते हैं ताकि हमारा काम जो है आसान हो जाए। तो स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट बता चुका हूँ। बहुत सारे हमने किरण आरेख देख लिए हैं, उसमें से हम एक किरण आरेख यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। वह है कि जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले गोलीय दर्पण बनाना है। अब दो तरह के गोलीय दर्पण पढ़े थे, तो हम यहाँ पर बनाएंगे अवतल गोलीय दर्पण, और अवतल गोलीय दर्पण का हम डायग्राम बनाएंगे 2D में यहाँ पर, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए आसान रहता है यहाँ पर। तो डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप प्रकार लेंगे और प्रकार की सहायता से ही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपका डायग्राम एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। और इस केस में आप इसकी वक्रता त्रिज्या थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लगभग 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दर्पण नहीं बना आपका। अब आप इस पे करेंगे हैचिंग, ठीक है, पॉलिश करेंगे। अब जाके आपका दर्पण बना। तो बार आपने अगर रज्जित कर दिया तो अंदर वाली सतह आपकी परावर्तन का काम करेगी, ठीक है। तो अब बनाएंगे अपन मुख्य अक्ष यहाँ पर। सो मुख्य अक्ष जो कि वक्रता केंद्र है, और मुख्य अक्ष आपकी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है। तो बना लेते हैं मुख्य अक्ष। अच्छा, छोटी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ ड्रॉ। ठीक है, अब लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा C पॉइंट है, वक्रता केंद्र, ये हो गया P पॉइंट। अब आप वस्तु को रखेंगे यहाँ पर अनंत, इधर वाला है ना, C के परे जो भी पार्ट है वो अनंत वाला कहलाता है आपका। अनंत है इधर, और ये है C, तो ये है आपका इन्फिनिटी, ये C है। तो यहाँ पर आप कहीं वस्तु को रखेंगे, तो वस्तु को आप एक एरो से बनाते हैं हमेशा। ये मैंने वस्तु रख दी यहाँ पर, और अब आपको बनाना है इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने कुछ रूल्स बताते, 4 रूल बताए थे वहाँ पर। आपको 2 रूल कोई भी अप्लाई करना है, क्योंकि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 किरणों का प्रतिच्छेद होना जरूरी है ना। एक किरण परस्पर आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं होगी। तो यहाँ पर हम वो रूल भी देख लेते हैं साथ ही साथ, ताकि आपको रिकॉल होता रहे, ठीक है। तो पहला रूल था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर गुजरती है। अगर कोई किरण यहाँ पर देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। तो हम भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि कोई किरण यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है यहाँ पर, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरेगी। अब फोकस बनाना पड़ेगा। फोकस कहाँ बनेगा? यहाँ पर फोकस होगा इसकी बिल्कुल आधी दूरी पर। तो अगर हमने 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर चाप काटा है, तो यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर पर फोकस बनाएंगे ना। ये हमने लास्ट डेरिवेशन में प्रूव किया था कि जो फोकस पॉइंट होता है यहाँ पर, वो वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी होती जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया फोकस, इसको F से डिनोट करते हैं हम। चलो, तो रूल के अकॉर्डिंग जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है दर्पण पर, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ से फोकस से गुजरेगी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि हमेशा किरण के ऊपर है ना तीर का डायरेक्शन है ना, तीर का चिन्ह जरूर बनाना है, अदरवाइज वो रेखाखंड लगेगा अगर आपने तीर का निशान नहीं बनाया है। नेक्स्ट हम रूल देखते हैं, यहाँ पर थर्ड वाला रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना। अब थर्ड वाला ही क्यों, इसके बारे में बिल्कुल मैं बताऊंगा। यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम यहाँ पर छोड़ने नहीं वाला है ना, हर पॉइंट का यहाँ पर रीजन है और वो हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो देखो, ये थर्ड रूल था कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली कोई प्रकाशीय किरण है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण वापिस अपने उसी मार्ग का अनुसरण करती है परावर्तन के पश्चात। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो हालांकि हमने इस पे काफ़ी सारे डायग्राम बनाए थे किरण आरेख, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी क्लास मिस हो गई हो उसके लिए मैं वापस बता रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे यहाँ पर। तो ये हमारी आपतित किरण और परावर्तन के पश्चात वापस उसी जगह से गुजरेगी, ठीक है। अब जहाँ पर ये दोनों किरणें, ये हमारी ये वाली किरण
है ना, परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर हमारा बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ बनेगा कहीं प्रतिबिंब अपना बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, फर्स्ट और थर्ड रूल लगाना है यहाँ पर और आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डायग्राम बना दिया बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर। तो इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ यहाँ से। चलो ये डायग्राम है ना, वही सेम है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर लेबलिंग कर लिया ना कि इस वस्तु को है ना, वस्तु को हम ए बी से दर्शाएंगे और डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश से। सी वक्रता के अंदर ये फोकस दूरी है। अच्छा, यहाँ पर हम एक लंब ड्रॉ करेंगे ना, इसका मैं रीज़न बताऊंगा यहाँ पर हमने लंब क्यों ड्रॉ किया। इस दर्पण का मध्य बिंदु P है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट M ले लिया हमने। अब चूंकि हमें यहाँ पर देखो मेरे माइंड में बिल्कुल यहाँ पर मुझे पता है कि ये इनमें संबंध प्राप्त करना है, एफ यू वी में संबंध प्राप्त करना है। तो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में जरूर पता होना चाहिए कि एफ कहाँ है, यू कहाँ है, वी कहाँ पर है स्थित है, ठीक है। तो इस मुख्य अक्ष पर ध्रुव P और फोकस एफ के मध्य की दूरी यहाँ पर ये फोकस दूरी है ना। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से ये वाली ए डैश है ना, बी डैश से P के बीच की दूरी, तो इसको हम V से डिनोट करते हैं प्रतिबिंब की दूरी को, और वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं। तो वस्तु हमारी ये रही, B पॉइंट से लगाकर इस दर्पण तक की दूरी है ना, P तक की दूरी को हम U से डिनोट करते हैं, और वक्रता केंद्र C से P के बीच की दूरी को हम R से डिनोट करते हैं। तो आपको इतना ये लेबलिंग करनी है, और ये आपको जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये शो करनी है आपको, दूरियाँ जितनी भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इस डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप हो गया फर्स्ट। सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर लिखते हैं थ्योरी, ठीक है। थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी नहीं लिखेंगे तो सिर्फ कैलकुलेशन रहेगा आपका यहाँ पर, है ना, तो आपको ऐसा लगा आप मैथ पढ़ रहे हैं। तो अपन देखो गणित तो नहीं पढ़ रहे हैं, हालांकि गणित एज ए टूल इसका यूज़ कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, है ना। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल जितनी रिक्वायर्ड लैंग्वेज है वो बिल्कुल लिखनी है, और इसका लिखने का मैंने आपको तरीका भी बताया कैसे लिखनी है। कई स्टूडेंट के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि सर लैंग्वेज नहीं लिखी जाती है ना, शुरुआत ही नहीं होती लैंग्वेज की। तो आपको हमेशा लैंग्वेज जो लिखनी है यहाँ पर डायग्राम्स को देखकर ही लिखनी है ना। तो शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पर आपके चित्र अनुसार। अब क्या है यहाँ पर कि आपने एक वस्तु ली है, कहाँ पर ली है, अनंत और सी के मध्य। तो आप बोल सकते हैं कि चित्र अनुसार एक ए बी वस्तु अनंत और सी के मध्य स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी क्या नेचर है वो बता सकते हैं आप, है ना। इस ए बी वस्तु से प्राप्त प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और सी व एफ के मध्य बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखने हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लिखना है अजम्पशन, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो चलो बढ़ते अपन इसके थ्योरी पार्ट पर। तो ये सारे मैंने बता दिए आपको, थ्योरी इस तरीके से लिखनी है। यहाँ पर हमने प्रतिबिंब का नेचर लिख दिया, यहाँ पर मैंने वस्तु की पोजीशन को ले लिया, ठीक है। और अच्छा हाँ, इसमें एक और पॉइंट छूट गया। खैर, जो क्वेश्चंस ये है कभी कभार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि दर्पण समीकरण किसे कहते हैं तथा इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, है ना। तो आपको वहाँ पर फिर दर्पण समीकरण की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर सिंपल सा है यहाँ पर परिभाषा में कि दर्पण समीकरण क्या होता है। दर्पण समीकरण होता है ये वाला, है ना, 1/f बराबर ये अपना दर्पण समीकरण है। चलो तो देखो ये दर्पण समीकरण है आपका यहाँ पर। अब है क्या, एफ यू वी में तो एक रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध को दर्पण समीकरण कहते हैं। तो अगेन फॉर्मूला याद है तो आप दर्पण समीकरण की परिभाषा दे सकते हैं, और 1 नंबर से पूछते हैं, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग 2 नंबर का आपका डेरिवेशन रहता है। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पर ये परिभाषा इसको दे सकते हैं दर्पण समीकरण की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये ज़रूर आपको लिखना है कि ये व्यंजक छोटी वस्तुओं के लिए है, ठीक है। तो छोटी वस्तुओं के लिए है तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इस स्थिति में बिंदु n तथा p परस्पर संपातित होंगे। चलो एक बार डायग्राम को यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि बिंदु m कहाँ है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि बिंदु n तथा p परस्पर संपातित होंगे, ये वाला।
अब आप देखो यहाँ पर कि अगर वस्तु छोटी रहेगी, ठीक है, एक मैं वस्तु ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, अगर ये वस्तु मानो ऐसी होती, छोटी सी होती इस तरीके से, तो यहाँ पर अगेन एक आपतित किरण में बनाता है ना, और इस स्थिति में आपकी आपतित किरण जो है ऐसे जाती, ये वाली, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ से परावर्तित होती। अब इस केस में आप देखेंगे कि अगर आप लंब ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये बिल्कुल कहाँ आने वाला है, पी पर आने वाला है, ठीक है। जितनी वस्तु छोटी लेंगे उस स्थिति में, अगर आप पॉइंट हमारा अब M इस स्थिति में होगा, और M से जब आप लंब ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट P पर आएगा, ठीक है। इसलिए छोटी वस्तुओं के लिए ही ये व्यंजक वैलिड है। अब ऐसा हम लंब डाल ही क्यों रहे, क्योंकि आगे हमें वहाँ पर त्रिभुज यूज करना पड़ेगा, है ना। ये त्रिभुज का हम यहाँ पर भुजाओं और इनमें रिलेशन फाइंड करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे अगर आपने लंब नहीं डाला तो ये तो कर्वेचर, एक कर्व पॉइंट है यहाँ पर, है ना। ये कोई त्रिभुज की भुजा थोड़ी है, और उसके लिए आपको लंब डालना पड़ेगा, या आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि माना कि MP एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली हमें कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ पर कुछ अजम्पशन यहाँ पर लेने पड़ते हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे N मस्ट बी इक्वल टू P, और बाकी ये जो डिस्टेंस है वस्तु की, हम जितनी भी दूरियां होती है वो ध्रुव से नापते हैं, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, फोकस दूरी को F से। अब ये माइनस का चिन्ह कैसे आया, जब हम दूरी को पुट करेंगे उस समय मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर चलो अब हम इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। ये सेकंड स्टेप हो गई हमारी थ्योरी, तो ये होता है हमारा सेकंड स्टेप या चरण सेकंड आपका ये हो जाता है, और थर्ड स्टेप में आगे होगा आपकी होगी यहाँ पर थ्योरी। अब हम चरण तृतीय पे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टेप में आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया ना, इसको डेराइव करना है बेसिकली हमें। तो डेराइव करने के लिए मेरे पास डायग्राम चाहिए सामने, ठीक है। तो डायग्राम हम ले आते हैं यहाँ पर, ये रहा डायग्राम, ठीक है। आपको यहाँ पर बार बार डायग्राम नहीं बनाने, ठीक है, क्योंकि मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो मुझे F, U और V में संबंध पता करना है, और ये मेरे सामने रहा डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे F दूरी ये रही, है ना, F दूरी ये रही, U V सारी सारी मुख्य अक्ष पर दूरियां हैं। ये जो लाइन है ना, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, और सभी पे ये दूरियां हैं, तो हमें इन्हें आपस में रिलेट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे कि ये त्रिभुज है, 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। किन की तो ये भुजा है यहाँ पर, F किसी त्रिभुज की भुजा है यहाँ पर, ठीक है। इस अगर टोटल इस BC की बात करें तो यहाँ पर ये U कुछ पार्ट यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये किन्हीं त्रिभुज की यहाँ पर भुजा है। अगर हम त्रिभुजों को आपस में संबंधित कर ले, रिलेट कर लें, तो ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, रिलेट हो जाएगी। तो चलो रिलेट करते हैं यहाँ पर। तो ज्यामिति से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ज्यामिति से अब देखो यहाँ पर त्रिभुज ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपस में क्या है, समरूप है ना, दिखने में एक जैसे। देखो अगेन ये 90 डिग्री, ये दोनों समकोण है, इनके ये दोनों कोण आमने सामने वाले समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ज्यामिति से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'BC समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर AB बट्टा A'B इज इक्वल टू BC, यहाँ पर होगा B'C। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से ये दो त्रिभुज और हैं यहाँ पर, ये तीसरा नंबर का और ये चौथा नंबर का त्रिभुज, ये भी परस्पर क्या है, समरूप है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज देखो A'B'F व देखो त्रिभुज MNF परस्पर
समरूप त्रिभुज है, परस्पर समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो अगेन इनके गुणधर्म से हम लिख सकते हैं कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा, यानी कि MP अपॉन इसका लंब A डैश B डैश इक्वल्स टू यहाँ पर होगा इसका आधार, बड़े वाले त्रिभुज का आधार चौथे नंबर का FN या NF लिख सो आप, NF अपॉन यहाँ पर हो जाएगा F या B डैश F B डैश। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखो मेरे दिमाग में ये है कि F U V में संबंध प्राप्त करना है, लेकिन हमारे पास ये A B डैश ये है ना, इनकी लेंथ है, वस्तु की लंबाई है, A डैश B डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, ऊंचाई बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए ना, ऊंचाई में संबंध नहीं चाहिए यहाँ पर, तो हमें इन्हें एलिमिनेट करना होगा यहाँ पर। और एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इस त्रिभुज में MP भुजा ये AB भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक आयत बन रहा है यहाँ पर AMP या AMNB, तो MN भुजा और AB भुजा आपस में बराबर होगी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो चूंकि ज्यामिति से हम यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा MN इक्वल टू है किसके, AB के। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, MP की जगह रख लूँगा मैं AB, तो AB अपॉन A डैश B डैश बराबर में इधर क्या है, NF अपॉन FB डैश। राइट, इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं 2। अब आप ध्यान से देखें, समीकरण और 1 और 2 में आपको कुछ समान दिख रहा है। यहाँ पर ये वाली टर्म है ना, आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म दिख रही है यहाँ पर AB अपॉन A डैश B डैश। अगर दोनों समीकरणों की अगर ये आपके लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल ही होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि BC अपॉन B डैश C मस्ट बी इक्वल टू होगा यहाँ पर NF अपॉन FB डैश। ठीक है, और इसको हम दे देंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक बस इतना सा ही हमारा डेरिवेशन है, यही हमारा यहाँ पर कंसेप्ट है, और बाकी का तो सारा जो है आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर चूंकि ये जो व्यंजक है ये छोटी वस्तुओं के लिए है, तो जब वस्तु छोटी रहेगी तो ये पॉइंट M यहाँ रहेगा, और उस केस में जब हम लंब ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट N कहाँ आएगा, P के ऊपर आएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और हमने ऑलरेडी वहाँ पर लैंग्वेज लिख चुके हैं, चूँकि ये व्यंजक है छोटी वस्तुओं के लिए, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे चूँकि जो पॉइंट N है वो बिल्कुल इक्वल टू होगा PK, है ना। इसलिए हम यहाँ पर समीकरण 3 से लिख सकते हैं यहाँ पर BC अपॉन B डैश C बराबर N की जगह रखेंगे यहाँ पर P F अपॉन FB डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचेंगे सर P क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि हम जितनी भी दूरियां होती है वो P से लेते हैं, इस ध्रुव से लेते हैं, इसलिए ठीक है यहाँ पर हमें P रखना जरूरी है। अब यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, समीकरण 4। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला समीकरण 4 था हमारा यहाँ पर।
और डायग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम हमारा ये रहा। अब हमारा बस रहा यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो BC दूरी, देखो ये रही BC दूरी आपकी, क्या ये हमें ज्ञात है? ये हमें ज्ञात नहीं है, तो इसे आप क्या करेंगे, ज्ञात के टर्म में लिखेंगे। हमें जो ज्ञात है वो है P से लगाकर B तक की दूरी। तो P से B तक की दूरी में से देखो आप यहाँ से P से B तक की दूरी है U, और इसमें से अगर आपने P से C तक की घटा दी तो बची हुई क्या आएगी आपकी, B से C, BC दूरी आएगी, ठीक है। तो मैं BC दूरी को, जो कि हमारे लिए भी अज्ञात है, उसे ज्ञात के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर P से B टोटल दूरी PB माइनस यहाँ से PC, ऐसे लिख दी मैंने, बट्टे में B डैश C। तो देखो B डैश C दूरी कौन सी है, ये रही B डैश C। क्या B डैश C हमें पता है? नहीं पता है ना। तो इसको जो पता है उसके टर्म में लिख लेते हैं, जो ज्ञात है उसके टर्म में लिखते हैं। तो टोटल दूरी P से C हमें पता है, P से C में से हम यहाँ से P से B डैश घटा देते हैं, तो बची हुई दूरी आएगी आपकी B डैश C। तो चलो लिखते हैं इसको, PC टोटल में से आपने घटा दी PB डैश, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस है PF। क्या हमें PF पता है? तो वो देख लेते हैं हम एक बार। PF, वेयर इज PF, ये रहा P से F, ये है पता है हमें, फोकस दूरी है ना। तो इसे हम एज इट इज रहने देंगे PF, क्योंकि ये तो ज्ञात है। नेक्स्ट है FB डैश। FB डैश कहाँ गया, ये FB डैश, देखो इतनी सी दूरी, ये नहीं पता है। तो हमें पता क्या है, जो पता है उसके टर्म में लिखते हैं PB डैश, ये पता है V होगा, और इसमें से अगर मैंने PF घटा दिया तो आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा B डैश F। तो मैं FB डैश को ऐसा लिख सकता हूँ, FB डैश को PB डैश माइनस PF, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब बस आपको इसमें डिस्टेंस, जितनी भी दूरियां हैं वो चिन्ह परिपाटी के साथ आपको यूज़ में लेनी है। अब चिन्ह परिपाटी को ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ और मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है, फिर भी हो सकता है आपने कोई लेक्चर इसमें से वो वाला लेक्चर आपने मिस कर दिया हो, उसके लिए मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि चिन्ह परिपाटी हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये आपके सामने आपको दिख रहा है एक दर्पण, ठीक है। तो दर्पण आपतित किरण की दिशा है ना, ये हमारी आपतित किरण की दिशा है, और आपतित किरण की दिशा, पहला जो इसका पॉइंट था खैर चिन्ह परिपाटी में कि सभी की सभी दूरियां ध्रुव से नापेंगे, तो हमारा ध्रुव ये रहा, दर्पण का मध्य बिंदु, ठीक है। सेकेंड हमने बात की थी कि अगर आपतित किरण की दिशा के अगर विपरीत बढ़ेंगे आप, तो जितनी भी दूरियां वो कैसे लेंगे आप, ऋणात्मक। आपतित किरण के जब आप विपरीत बढ़ेंगे दूरियों को मापने के लिए, तो आप इसे लेंगे ऋणात्मक। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो अब जितने भी डिस्टेंस है ना वो सारी इधर ही है। ये हमारी आपतित किरण है, यहाँ पर देखो ये रही हमारी आपतित किरण की दिशा, और आप बढ़ेंगे हमेशा ध्रुव पर खड़े रहेंगे, और सारी दूरियों को मापने के लिए F मापना है तो आप ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको V मापना है तो आप V के लिए यहाँ से P से ऐसे बढ़ेंगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत ही बढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर जितनी भी दूरियां वो सारी की सारी हम माइनस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर PB दूरी देखते हैं, P से B U है, लेकिन चूंकि हम आपतित किरण के विपरीत बढ़ेंगे इसलिए इसको लेंगे माइनस। तो अगेन मैं बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी आपको माइनस में पुट करनी है। तो PB दूरी हो गई हमारी वस्तु की दूरी U, तो इसको हम लेंगे माइनस U, ठीक है। PC दूरी P से C तक की ये रही R है ना, वक्रता त्रिज्या, ये हो जाएगी हमारी R अपॉन PC, वही वक्रता त्रिज्या माइनस R, और ये हो जाएगा PB डैश, P से B डैश की दूरी हो जाएगी, ये हमारी है V प्रतिबिंब की दूरी, तो ये भी हो जाएगी माइनस V। PF P से F की दूरी फोकस दूरी, इसको ले लेंगे हम F। P से B डैश PB डैश क्या होगा V, इसको ले लिया मैंने माइनस V, और ये वाला माइनस का चिन्ह, और PF P से F तक की फोकस दूरी अगेन, सो ये लेंगे, और यहाँ पर भी हम लेंगे माइनस है ना, क्योंकि जितनी भी दूरियां हैं उसको मेज़र करने के लिए आपतित किरण के विपरीत बढ़ रहे हैं। अब अपना रहा बस यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, छोटा मोटा है ना, गुणा आपको करना आना चाहिए।
तो हम यहाँ पर एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। चलो यहाँ पर माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी इज इक्वल टू माइनस का आपका माइनस एफ ही रहेगा, यहाँ पर माइनस वी तो माइनस वी है, माइनस माइनस प्लस का एफ। ठीक है, तो अब हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है खैर, तो अब इसको हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम करेंगे यहाँ पर वज्र गुणा। ठीक है, तो इसका मैं दो पार्टीशन कर लेता हूँ। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा करने पर सॉरी बोर्ड नहीं लिया मैं, वज्र गुणा करने पर ठीक है, देखो वज्र गुणा करते हैं, माइनस यू प्लस आर, यहाँ पर माइनस वी प्लस एफ, माइनस एफ इंटू में हो जाएगा माइनस आर प्लस वी। ठीक है, तो इसको एक बार बहुत सिंपल सा है, कैसे करेंगे हम, इस पूरे वाले यू टर्म को पूरे इस कोष्टक से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बंटन नियम से, बंटन नियम लगेगा यहाँ पर, जबकि सबको पता है। आर को हम इससे पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरीके से एफ को अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पर दोनों टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाला है। तो कर लेते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस, प्लस का यू वी, एक बार यू का एक साथ कर लेते हैं, यू वी, और इस यू का एफ के साथ करेंगे, प्लस माइनस माइनस यू एफ माइनस आर वी और प्लस 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 आर एफ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आर एफ और प्लस माइनस माइनस वी एफ। ठीक है, अब इसमें से देखो कौन सी टर्म सेम है कटने वाली है, तो कटने वाली जो टर्म है ये देखो आर एफ से आर एफ कट जाएगा और यहाँ पर जो हमारे पास बचा हुआ होगा यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी बराबर माइनस वी एफ। अब मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो हमें एफ यू वी में लाना है, जबकि यहाँ पर आर आ रहा है ना, तो इस आर को हटाना पड़ेगा आपको। तो चूंकि हम जानते हैं आर बराबर होता है 2f, ठीक है, तो यहाँ पर r की जगह में क्या रख सकता हूँ, 2f रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा uv माइनस uf और r की जगह रख लिया मैंने 2f, तो यहाँ हो जाएगा 2vf। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं हम, ये हो गया। अब इसको हम पक्षांतरण करेंगे उधर, तो ये हो जाएगा हमारा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस vf प्लस 2vf। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो uv माइनस uf, 2 में से 1 गया तो यहाँ पर हो जाएगा vf। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा ना, हमें चाहिए सेपरेट सेपरेट, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे युग्म के रूप में ना, जोड़े के रूप में। अब इनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर तो आप भाग देंगे, तो देखो चलो भाग देते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में, तो uv अपॉन यहाँ पर आपका uvf uf अपॉन uvf इक्वल्स टू vf अपॉन uvf। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि u से u कट गया, v से v कटा, तो बचा क्या 1 अपॉन f माइनस यहाँ से u से u कट गया, f से f कट गया, आपका यहाँ पर बचा 1 अपॉन v बराबर f से f कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, तो बचा अपने पास 1 अपॉन u। और बिल्कुल नज़दीक है आप, यहाँ पर 1 अपॉन f, इसको आप उधर पक्षांतरण किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा v, और यही हमें क्या करना था, प्राप्त करना था। ठीक है, तो समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगा है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डेरिवेशन करना था। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए यूएफ में संबंध। तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके जो डाउट जितने भी पॉसिबिलिटी जो बन सकते हैं ना, एक बार मैं इसको वापस रिवीजन करवा लेता हूँ आपको, है ना, और अच्छे से एक बार वापस बता लेता हूँ कि क्या हमें करना है यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले माइंड में आपको एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको फॉर्मूला ज़रूर पता होगा और कंसेप्ट भी पता होगा कि किरण आरेख कैसे बनता है ना। यहाँ पर डाउट ये बन सकता है कि क्या हम यहाँ पर वस्तु को ना, ये जो डेरिवेशन है ये वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, इवन ये हमने बनाया यहाँ पर अवतल गोलीय दर्पण, आप उत्तल दर्पण के लिए भी ये वैलिड है ना, उत्तल दर्पण से भी ये व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो किसी भी स्थिति से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमने ये क्यों बनाई यहाँ पर, क्योंकि इससे हमारे लिए यहाँ पर सबसे आसान, थोड़ा सा डेरिवेशन आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ले, क्या सर हम ये 2 रूल लगाए, क्या वो वाला चौथा रूल लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कई बुकों में आपके देखेंगे, ठीक है, 4th रूल लगा रखा है, कहीं आपने फोकस से गुजार रखा है तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जैसे आपको सूट करे आप वैसे कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए किया यहाँ पर क्योंकि मुझे ये सबसे इजी लगता है, याद रखने के हिसाब से भी आसान है, क्योंकि मुझे बस इन भुजाओं का अनुपात प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप ये गोलीय दर्पण बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे 2D में डायग्राम, मुख्य अक्ष बनाएंगे और आप यहाँ पर लगाएंगे नियम। उसके बाद आप डायग्राम को लेबलिंग कर लेंगे यहाँ पर, है ना, नामांकित कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया आपका। तो कई बार देखो किरण आरेख के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अगर डेरिवेशन पूरा नहीं भी आ रहा तो आप इतना भी करके आएंगे तो भी इसके कुछ मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसकी थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी मैंने आपको बताया, शुरुआत आप कर सकते हैं चित्रानुसार। अगर आपको परिभाषा पूछ ली उसने दर्पण समीकरण किससे कहते हैं तो आप दर्पण समीकरण की परिभाषा दे सकते हैं यहाँ पर। और जो भी रिक्वायर्ड थ्योरी है ना, ना तो ज़्यादा लिखनी ना कम लिखनी, जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी ज़रूर लिखनी है यहाँ पर, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट के जो हम अजम्पशन ले रहे हैं वो ज़रूर लिखना यहाँ पर। ये छोटी वस्तुओं के लिए है और इस केस में n को हम p पुट करेंगे। और मैंने ऑलरेडी लिख दी चिन्हपूरी पार्टी से कि ये दूरियाँ हम माइनस में लेने वाले हैं, ठीक है। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ज्यामिति से। तो देखो हमें कैसे पता पड़ेगा, यहाँ पर डाउट आता नहीं कि हम ऐसा ही करना है। तो देखो ये रटना नहीं है, आपको पता है f u v ये सारी दूरियां मुख्य अक्ष पर है और किसी न किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अगर इनको आपस में संबंधित करना है तो आपको भुजाओं को संबंधित करना पड़ेगा। और भुजाओं को संबंधित कैसे करेंगे, देखते ही आपको लग जाएगा, है ना। देखते ही आपको लगेगा कि अपना जो त्रिभुज है वो क्या है, समरूप त्रिभुज है। जो आपके जो त्रिभुज है ये वाले समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज का आप कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल ये दिमाग में आ जाएगा यहाँ पर। और वैसे ही आप प्रैक्टिस करके जाएंगे यहाँ पर। तो समरूप त्रिभुज जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आएगी, यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर जब ये करेंगे तो आपकी इक्वेशन सेकंड आएगी। और अब आपको पता है कि हमें ये a b डैश ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इसको हटा सकते हैं और एक और अप्लाई करेंगे यहाँ पर MP की जगह क्या रखेंगे AB, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो बेसिकली माइंड में यही रहेगा हमारे कि भाई हमें जो है ये मुख्य अक्ष वाली दूरियां लानी है, ठीक है, ऊंचाई वाली नहीं लानी। तो इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और मेन जो हम समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनके दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे। तो अब ये बस एग्जाम में बस आपको ये याद रखना है। देखो मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता लेता हूँ, BC अपॉन B डैश C, है ना। बड़ी त्रिभुज की भुजा अपॉन छोटी त्रिभुज की भुजा, इधर से वापस बड़ी त्रिभुज की भुजा अपॉन छोटी त्रिभुज की भुजा, ठीक है। ये माइंड में है तो ये वाली आगे वाली कैलकुलेशन अगर आप गलती हो भी जाती है तो भी आप इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद तो बेसिकली आपको डिस्टेंस रखनी है, फिर ये पॉइंट रखना आपको, क्योंकि सारी दूरी हम P से लेते हैं तो ये पॉइंट आप P यहाँ पर ले लेंगे, क्लियर है। तो समीकरण 4 हो जाएगा। उसके बाद में आपको डिस्टेंस जो अननोन है उसको नॉन के टर्म में लिखनी है, चेन परिपाटी लगानी है, बेसिक सी कैलकुलेशन है, ठीक है। और आपको अगर ये ध्यान में रहेगा तो बिल्कुल आपको माइंड में ये रखना है ना। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल एंड रिजल्ट तक इजीली पहुंच जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो आप में से अभी भी स्टिल अगर किसी के डाउट हो कुछ और भी कि सर ऐसा भी कर सकते हैं वैसा जो भी है, ठीक है, किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और मैं उसको जितने भी अगर डाउट इकट्ठे होंगे उनकी एक अलग से मैं क्लास यहाँ पर आपके ले लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल के लिए नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप एक बार बुक से खुद से आप करने की कोशिश करना, ठीक है।